को समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? किसी भी चीज़ का प्राइस के लेवल पे सस्टेन इंक्रीज होना। सस्टेन का मतलब लगातार, मतलब वो बढ़ते जा रहा है प्राइस किसी सर्टेन टाइम पीरियड में। यदि प्राइस का लेवल बढ़ रहा हो तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन एक नेगेटिव टर्म है। तो इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है? सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये मनी के परचेजिंग पावर को इरोड कर देता है। इरोड करना मतलब घटा देना, यानी कि मनी का जो पावर होता है परचेज करने का उसको घटाता है। दूसरा ये है कि जो रियल वैल्यू है मनी का उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। ये तो हम लोग समझ ही सकते हैं। अब देखिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट इन्फ्लेशन का ये है कि इकोनॉमिक का रेसेशन, जो मंदी आई हुई है उसको मिटिगेट करता है। मिटिगेट मतलब घटाना, उसको घटाता है वो। और दूसरा है कि डेप्ट रिलीव बाय रिडक्शन ऑफ रियल लेवल ऑफ डेप्ट। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये इन्फ्लेशन तो होता क्या, ये समझ लिए। अब इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, हमारे पास क्या क्या टेक्निक है जिससे हम लोग महंगाई को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एनुअलाइज परसेंटेज चेंज इन जनरल प्राइस इंडेक्स ओवर अ पीरियड। ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे कम दो की वर्ड है। पहला है प्राइस इंडेक्स और दूसरा है एनुअलाइज परसेंटेज चेंज। बेसिकली हम लोग करते ये हैं कि हमारे पास जो प्राइस इंडेक्स है अभी का और मान लीजिए अगले साल का, तो जो भी प्राइस इंडेक्स अभी का और अगले साल का होगा उसके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसे हम लोग नॉमिनेटर में डालेंगे और बेसिकली हम लोग ये चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है वो अभी के प्राइस इंडेक्स के रेस्पेक्ट में कितना है। यही हमारा इन्फ्लेशन कहलाएगा। आइए समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए प्राइस इंडेक्स होता क्या है? वेटेज एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ सेलेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू देयर प्राइस इन द बेस ईयर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली बात है कि जो बेस ईयर का प्राइस होगा उसे रियल प्राइस कहते हैं और जो करेंट ईयर का प्राइस होगा उसे नॉमिनल प्राइस कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट कर लें क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो यूनिट है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उसमें बार बार ये वर्ड रिपीट होगा, नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आखिर नॉमिनल मतलब होता क्या है? तो नॉमिनल का मतलब होता है करेंट ईयर प्राइस, मतलब जो अभी के सिचुएशन में है उसे नॉमिनल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, नॉमिनल मतलब अभी का सिचुएशन, वहाँ भी आएगा ये टर्म नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप समझिएगा अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, और बेस ईयर का मतलब हुआ जो हम लोग बेस मान चुके हैं। जो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रियल प्राइस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? बेस ईयर पे। और नॉमिनल प्राइस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? करंट ईयर पे, मतलब अभी के सिचुएशन में। ओके, अब जरा प्राइस इंडेक्स को समझते हैं। हमारे पास कुछ गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस तो वेरी करते रहता है, जो उसका दाम होगा, जो कॉस्ट होगा वो तो वेरी करते रहता है, तो हम लोग उसका वेटेड एवरेज निकालते हैं। ठीक है, और वेटेड एवरेज निकालने के बाद उसको रिलेट करते हैं बेस ईयर के प्राइस से। अब देखिए जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए करंट ईयर में प्राइस इंडेक्स है 200, तो यहाँ पे करंट ईयर मतलब नॉमिनल प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल प्राइस कितना है 200 और रियल प्राइस कितना है 150। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स को नॉमिनेटर में लिखेंगे और उसको बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स से माइनस करेंगे और नीचे में लिखेंगे बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स। तो देखिए 200 माइनस 150 अपॉन 150, ये 150 कहाँ से आया? तो ये 150 है हमारा बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स। तो बेसिकली जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 33.33%। तो यही है हमारा इन्फ्लेशन का रेट, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि टू कैलकुलेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन वी नीड टू पैरामीटर। फर्स्ट थिंग इज पहले हमको चाहिए कि करंट ईयर में प्राइस इंडेक्स और बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स, और हम लोग डिफरेंस करने के बाद उसको बेस ईयर के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे कि कितना परसेंटेज है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि इन्फ्लेशन के क्या क्या टाइप होता है। देखिए डिमांड पुश इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। नाम से ही क्लियर है कि यदि डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा हो और उसके कारण यदि महंगाई आ जाए, ठीक है दोस्तों, उस केस को हम लोग कहते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन। मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिमांड का बढ़ना। सॉरी दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अभी समझ रहे थे कि डिमांड का बढ़ना, डिमांड के बढ़ने के कारण यदि कोई इन्फ्लेशन आता है तो उसे हम लोग डिमांड पुश इन्फ्लेशन कहते हैं।
वैसे देखिए, यदि मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो यदि मान लीजिए सप्लाई मैच नहीं हुआ तो इसके कारण क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई वहीं का वहीं स्थिर है, तो उस केस में क्या होगी, महंगाई ज़्यादा होगी। जैसे अभी प्याज की स्थिति में है, प्याज की डिमांड जो है वो बढ़ते जा रही है, लेकिन सप्लाई उतना का उतना ही है, तो इस कारण से क्या हो रही है कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है उसका। तो ये हमारा डिमांड पुश इन्फ्लेशन है। अगला है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस केस में क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जाए, ठीक है, और जो आइटम है जिसका कॉस्ट बढ़ा उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं अवेलेबल हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ने के कारण महंगाई आ रही है, तो उसे हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली आउटपुट डिक्रीजेस एज प्रोड्यूसर आर अनएबल टू प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉस्ट राइजिंग। अब देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, यदि कॉस्ट बढ़ेगा किसी चीज़ का तो प्रोड्यूसर उतना उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी उतना ज़्यादा लागत लग रहा है उस चीज़ को बनाने में, तो इसके कारण भी तो महंगाई आएगी, ठीक है। तो आउटपुट घटेगा, मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा वो कम आएगा, यही तो आउटपुट है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको डिमांड पुश और कॉस्ट पुश में बेसिक अंतर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स को समझते हैं। इंडेक्स या इन्फ्लेशन लिखा गया है, ये गलत है, इंडेक्स होता है। तो WPI इसका शॉर्ट में कहते हैं हम लोग। WPI क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है चेंज ऑफ प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड सेट ऑफ गुड्स एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। देखिए, हम लोग जानते हैं होलसेलर के बारे में, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक बल्क प्रोडक्ट होता है, मतलब एक बहुत सारा कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है वो, ठीक है। तो उस समय पर, उस सिचुएशन पर हम लोग यदि प्राइस के चेंज को मेजर करें, अच्छा किसके प्राइस के चेंज को, तो सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के चेंज को, तो उसे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब देखिए, ये जो है ये प्राइस होता है ट्रेडर के बीच का, ये हमारे कंज्यूमर के बीच का प्राइस नहीं है, ये ट्रेडर के बीच का प्राइस है। इसका जो बेस ईयर है वो कभी कभी पूछते हैं IIBF वाले कि बेस ईयर कब इसका लिया जाता है, तो बेस ईयर 2011 से 2012 तक है, और उसको 100 मान के चलते हैं हम लोग। इसके अंदर कितने आइटम लिए जाते हैं, इसके अंदर 697 आइटम लिए जाते हैं। और ये पब्लिश कौन करता है, ये पब्लिश करता है हमारा इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एडवाइज़र एक रिपोर्ट जारी करती है, WPI की रिपोर्ट जारी करती है, और ये मंथली पब्लिश होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर WPI कौन पब्लिश करता है, तो WPI पब्लिश की जाती है इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इंडेक्स नंबर है वो कंप्यूट किया जाता है लैस पेरिस फार्मूला के द्वारा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आखिर वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए हम लोग WPI को कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, वो फार्मूला है हमारा लैस पेरिस फार्मूला। दैट्स सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है हमारे WPI पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे CIB पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग समझते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, CPI, इसे शॉर्ट में CPI कहते हैं हम लोग। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है चेंज इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ सेलेक्टेड गुड सर्विसेज। देखिए दोस्तों, उस केस में क्या था, उस केस में था होलसेल लेवल पे प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करना, और ये क्या मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है रिटेल लेवल पे, यानी कि कोई दुकानदार यदि किसी कंज्यूमर को कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उस सिचुएशन में जो प्राइस में चेंज आ रही है उसे हम लोग CPI के थ्रू मेजर करते हैं। और वो क्या था, वो ट्रेडर और ट्रेडर के बीच में जो चेंज आ रही है उसे वो मेजर करता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसके कारण रियल परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ WPI और CPI विच अफेक्ट द रियल परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। इसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब होगा CPI इफेक्ट। WPI का कोई इफेक्ट नहीं है, WPI का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन रियल इफेक्ट किसका होता है, CPI का होता है। तो फ्रेंड्स, मैं जितना पॉइंट लिखा हूँ सबसे क्वेश्चन जनरेट होता है, और मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ साथ साथ। तो आप ना दिमाग को खोल के रखिए और समझते जाइए चीज़ों को, और नोट करते जाइए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए दोस्तों, इसका बेस ईयर देख लेते हैं। इसका बेस ईयर है हमारा 2012 में इसका बेस ईयर है, और इसका बेस वैल्यू माना गया है 100। और ये जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट कौन करता है, कौन कंपाइल करता है, ये CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके इंडेक्स को कंपाइल करता है। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को WPI और CPI के बीच का अंतर क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस टॉपिक का सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा GDP डिफ्लेटर। ये बेसिकली एक पैरामीटर है, और इस पे बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं आखिर है क्या ये।
ये है मेजर है, किस चीज़ का मेजर है, तो एवरेज प्राइस लेवल का मेजर है। ऑल न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, देखिए यहाँ एक टर्म इंपॉर्टेंट है, न्यू गुड्स, जो भी नया गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया है उसका एवरेज प्राइस लेवल को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये, तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था दोस्तों, नॉमिनल मतलब कि वो जीडीपी, वो प्राइस जो कि करंट ईयर में हो, और रियल मतलब जो कि बेस ईयर में हो। तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी को नोमीटर में लिखेंगे, रियल जीडीपी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे इनटू 100। याद रखना भी काफ़ी आसान है, देखिए एन से नॉमिनल, एन से नोमिनेटर, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने के लिए पहले नॉमिनल निकालते हैं और तब रियल जीडीपी निकालते हैं। नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइस पे निकाला जाता है, रियल जीडीपी को बेस प्राइस पे निकाला जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए एक दो वर्ड की पॉइंट है जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए सीपीआई के कारण जो इन्फ्लेशन होगा वो कोर इन्फ्लेशन होगा, और डब्ल्यूपीआई के कारण जो इन्फ्लेशन होगा वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। सी से सीपीआई का पहला लेटर क्या है, सी है, उसी तरह कोर का पहला लेटर क्या है, सी है। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सीपीआई के कारण इन्फ्लेशन को हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, और डब्ल्यूपीआई के कारण इन्फ्लेशन को हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक के आपको क्लियर कर दिया। अब इसका बारी आता है इस पे बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हमारे केस स्टडी का। तो केस स्टडी के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा एवीएम का। तो अभी फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि हमारे मैकमिलन बुक के पीछे में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, मनी सप्लाई रेफर्स टू, ऑप्शन है अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, अमाउंट ऑफ मनी इन द पीपल, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मनी सप्लाई का मतलब है अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ। फ्रेंड्स, नैरो मनी के अंदर हमने क्या देखा था, M1। एक बार फिर से देख लीजिए डायग्राम। नैरो मनी के अंदर क्या था, M1 के अंदर करेंसी विद जनता एंड डिमांड डिपॉजिट आता है। तो फ्रेंड्स जरा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट अदर डिपॉजिट आरबीआई, हाँ ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर का है करेंसी विद पब्लिक टाइम डिपॉजिट, नहीं टाइम डिपॉजिट तो बिल्कुल नहीं आता है, टाइम डिपॉजिट हमारे M3 के अंदर आता है। फिर देखिए फिर तीसरा में भी टाइम डिपॉजिट है, इसके हटा देंगे हम लोग, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। और चौथा में कह रहा है करेंसी विद द पब्लिक डेन डिमांड डिपॉजिट, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए उससे उसका कितना बड़ा रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग समझते हैं टाइम डिपॉजिट्स आर ए पेड ऑन डिमांड, सेकंड नॉट पेड ऑन डिमांड, थर्ड रिलेटिवली लेस लिक्विड देन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट, फोर्थ बोथ 2 and 3। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा बोथ 2 and 3। टाइम डिपॉजिट डिमांड पे नहीं किया जाता है, उसका टाइम फिक्स होता है, और दूसरी बात कि ये लेस लिक्विड होता है कैश और डिमांड डिपॉजिट से, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 का 4th नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है डिमांड डिपॉजिट और पेड ऑन डिमांड, नॉट पेड ऑन डिमांड, रिलेटिवली लेस लिक्विड। तो नाम ही से क्लियर है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या हो गया कि जो डिमांड पे करेंगे, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर 1। आइए हम लोग 5th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन के कारण परचेजिंग पावर तो घटता है, हम लोगों ने देखा था, और प्राइस भी बढ़ता है, ये भी देखा था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है प्राइस इंडेक्स यूज इन इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी बनाने के लिए कौन सा प्राइस इंडेक्स को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राइस पॉलिसी बनाने के लिए हम लोग हमारे भारत में द होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI को यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर प्राइसेस एट होलसेल लेवल, रिटेल लेवल, प्रोड्यूसर लेवल, कंज्यूमर लेवल। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइस को कहाँ मेजर करता है, रिटेल लेवल पे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ये लेसन। होपफुली आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट भी कर लिया। तो इसी तरह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें इस लेसन को, यदि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें।